दोस्तों, आखिर इस कलयुग में क्यों माता पिता को भूखे पेट सोने पर मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, एक समय था जब माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी सारी खुशियां और आराम कुर्बान कर देते थे। अपनी भूख दबाकर वे अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते थे। लेकिन आज वही माता पिता अपने ही बच्चों के सामने भूखे सोने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? क्या यही वो संस्कार हैं जिनकी हम बातें करते हैं? क्या माता पिता के लिए प्यार अब इतना कमजोर हो गया है कि बुढ़ापे में उनका सहारा बनने वाला कोई नहीं? क्या हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें उनके आंसू दिखाई नहीं देते? कहा जाता है कि इस दुनिया में माता पिता भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इस कलयुग में तो जैसे भगवान को भी अन्न के लिए तरसना पड़ रहा है। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि यह हजारों परिवारों की हकीकत है। आज हम एक ऐसे सच की ओर इशारा करने जा रहे हैं जिसे समाज ने अनदेखा कर दिया है। क्यों आज बुजुर्ग माता पिता को अपने ही बच्चों के आगे मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है? क्या यह हमारे नैतिक मूल्यों की हार है या स्वार्थ की जीत? दोस्तों, यशोदा एक साधारण महिला थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक दिव्यता थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। उन्हें पड़ोस की गलियों में आलू के पराठे की ठेला गाड़ी धकेलते हुए अक्सर देखा जाता था। उनकी झुकी हुई कमर और चेहरे की झुर्रियां उनके कठिन संघर्ष और तपस्या की गवाही देती थीं। थकान उनके चेहरे पर साफ झलकती थी, फिर भी उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान सजी रहती थी, मानो यह मुस्कान उनके लिए ईश्वर का आशीर्वाद और आलोचनाओं के खिलाफ एक दिव्य ढाल हो। पड़ोसियों के लिए यशोदा धैर्य और सहनशीलता का एक उदाहरण थी। कुछ लोग उनकी मेहनत की प्रशंसा करते थे, तो कुछ उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर सुबह सूरज उगने से पहले जागने की उनकी असली प्रेरणा क्या थी। वह प्रेरणा थी उनके पोते पोतियों करण और सीमा की देखभाल, और उन्हें हर उस दर्द से बचाने का संकल्प जिसे वह खुद झेल सकती थी। यशोदा के जीवन को बदलने वाली त्रासदी आज भी उन्हें सताती है। अपनी इकलौती बेटी को खोने का सदमा उनके लिए एक अग्नि परीक्षा साबित हुआ। जब उनके दामाद ने बच्चों को छोड़ दिया, तो यशोदा ने संकल्प लिया कि वह अपने दर्द में डूबेंगी नहीं। डरे और भ्रमित करण और सीमा अब उनकी जिम्मेदारी बन गए थे। जब दोनों बच्चे पहली बार यशोदा के पास आए, तो वह बहुत दुखी थी। उनके आने पर उन्होंने उन्हें गले लगाया और दृढ़ता से कहा, अब तुम दोनों ही मेरे जीवन का आधार हो। अपने आंसू छिपाते हुए उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। उनके दिल में दर्द गहरा था, लेकिन बच्चों की मुस्कान में अपनी खोई हुई बेटी की छवि देखकर उन्हें जीने का एक नया मकसद मिल गया। यशोदा के दिन लंबे और कठिन थे। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठकर आटा गूंथती और आलू के पराठे तैयार करती। उनके मेहनती हाथ अथक रूप से काम करते और उनकी छोटी सी रसोई में ताजे पराठों की खुशबू फैल जाती। इसके बाद वह अपनी ठेला गाड़ी लेकर निकल जाती। चिलचिलाती धूप, बारिश और राहगीरों की उपेक्षा भरी निगाहों का सामना करना उनके लिए रोजमर्रा की बात थी। कई बार वह नंगे पैर चलती, क्योंकि नए जूते खरीदने का मतलब था अपने पोते पोतियों के भोजन से समझौता करना। कभी बिक्री अच्छी होती, कभी ठेला भरा हुआ लौटता और उनका दिल भारी हो जाता। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह सब मेरे बच्चों के लिए है, वह खुद से कहती, मानो वह हर त्याग को ईश्वर की सेवा मानती थी। सड़कों पर जीवन आसान नहीं था। वह अक्सर सुनती थीं कि उनकी उम्र में उन्हें आराम करने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब ग्राहक उनके आलू पराठों का उचित मूल्य भी नहीं देते थे। ऐसे समय में वह चुपचाप कम पैसे स्वीकार करती और आगे बढ़ जाती। यशोदा खुद को समझाती कि एक दिन वे समझेंगे। यह विचार उन्हें हिम्मत देता था। भले ही हाथों और पीठ का दर्द रात को सोने नहीं देता था, लेकिन वह अपने संकल्प से डिगी नहीं। जैसे जैसे करण और सीमा बड़े हुए, उनका व्यवहार बदलने लगा। पहले की हंसी मजाक और गले मिलना धीरे धीरे कम हो गया। वे घर से बाहर समय बिताने लगे और कभी कभी उदासीन दिखने लगे। यशोदा खुद को समझाती कि यह उम्र का असर है। वे अभी समझते नहीं हैं
लेकिन एक दिन वे जानेंगे कि मैंने उनके लिए क्या किया है। फिर भी इस बारे में सोचना आसान नहीं था। कई रातें जब वह थक कर घर लौटती तो घर की खामोशी उन्हें चुभती थी। करण और सीमा उनसे दूर होते जा रहे थे और जिस प्यार को उन्होंने सालों से सींचा था वह अब फलता फूलता नहीं दिख रहा था। यशोदा खुद से सवाल करने लगी, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरे बलिदान काफी नहीं थे? ये सवाल उन्हें तब परेशान करते जब वह आटा गूंथना शुरू करती। वह ठेला लेकर सड़कों पर चलती थी, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। मैं तुम्हें मजबूत और न्यायप्रिय बनाऊंगी, वह खुद से कहती। यह उनकी प्रार्थना थी। भले ही निराशा उन्हें घेरने की कोशिश करती, वह अपनी आशा की छोटी सी लौ को बुझने नहीं देती थी। उसी रात दिन भर की थकान के बाद यशोदा जी ने सोते हुए करण और सीमा को देखा। तुम दोनों मेरे लिए सब कुछ हो, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। यशोदा जी जानती थीं कि उनका प्यार शाश्वत है। भले ही समय और परिस्थितियां बदल गई थीं, वह अपने स्नेह को एक प्रार्थना की तरह थामे हुए थी। बिस्तर पर लेटकर उन्होंने उन परेशान करने वाले विचारों को भगवान को समर्पित कर दिया, जो पिछले कुछ दिनों से उनके मन में गहरे बैठ गए थे। उनके दिल का एक कोना महसूस कर रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। फिर भी उन्होंने अपनी आशा पर विश्वास बनाए रखा। हर बलिदान उन्हें स्वीकार्य था जब तक करण और सीमा को एक उज्जवल भविष्य मिल सके। लेकिन आने वाले हफ्ते एक ऐसी कठोर सच्चाई लाने वाले थे जिसकी यशोदा जी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके प्यार और विश्वास की अग्नि परीक्षा होने वाली थी। उनका पूरा जीवन ऐसे बदलावों का सामना करने वाला था जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देंगे। यशोदा जी हमेशा मानती थीं कि उन्होंने अपने पोते पोतियों को जो प्यार और समर्पण दिया है वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे करण और सीमा बड़े हो रहे थे, वह कुछ ऐसे बदलाव देख रही थीं जिनसे उनका दिल बेचैन हो उठता था। पहले दोनों बच्चे बहुत स्नेही और सहयोगी थे। वे हमेशा उनकी मदद करने और उनके साथ कीमती समय बिताने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन अब उनका स्नेही व्यवहार कम होने लगा था। उनके बीच की निकटता धीरे धीरे बासी होती जा रही थी, जैसे रेत की तरह फिसल रही हो। जब यशोदा जी उन्हें ठेला धकेलने या घर के कामों में मदद करने के लिए कहती तो उन्हें टाल मटोल वाले जवाब मिलते। बेटा, जरा ठेला धकेलने में मदद कर दो, यशोदा जी ने अनुरोध किया। करण ने धीरे से जवाब दिया, दादी, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं। सीमा अक्सर बिना बताए घर से बाहर चली जाती। उसकी आंखें, जो पहले यशोदा जी को देखकर चमक उठती थीं, अब उनकी नजरों से बचने लगी थीं। यशोदा जी के लिए हर बहाना उनके दिल पर एक हल्की चोट जैसा लगता था। उन्हें वे दिन याद आते जब करण स्कूल से लौटते ही उनके पास दौड़ कर आता था और उन्हें अपनी बनाई तस्वीरें दिखाता था, या जब सीमा उत्साह से उनके साथ आलू पराठे बेचने जाती थी और ग्राहकों से मुस्कुराकर बातें करती थी। अब यशोदा जी समझ नहीं पा रही थीं कि यह प्यार इतनी जल्दी उदासीनता में कैसे बदल गया। पहला झटका तब लगा जब करण ने बिना किसी सम्मान के एक मुड़ा हुआ लिफाफा मेज पर फेंक दिया। उसमें स्कूल का एक पत्र था जिसमें उसके अनुशासनहीन व्यवहार पर गंभीर चेतावनी दी गई थी। उसकी लगातार अनुपस्थिति, शिक्षकों के प्रति अनादर और पढ़ाई में लापरवाही का जिक्र था। यशोदा जी ने कांपते हाथों से पत्र पढ़ा। ऐसा लगा जैसे हर शब्द उनके दिल को चीर रहा हो। संयम रखते हुए उन्होंने करण से पूछा, बेटा, ये क्या हो रहा है? मुझे स्कूल से यह पत्र मिला है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। यशोदा जी उम्मीद कर रही थीं कि वह कोई स्पष्टीकरण देगा या कम से कम अपनी गलती मानेगा, लेकिन बदले में उन्हें एक ठंडी नजर और अनिच्छुक जवाब मिला। यह कोई बड़ी बात नहीं है दादी, आप बस ज्यादा सोच रही हैं, करण ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। यशोदा जी अपने दुख और अकेलेपन में डूब गई। दूसरी ओर सीमा उनकी चिंताओं का जवाब खामोशी से देने लगी थी। यशोदा जी देख रही थीं कि उनकी पोती अब घर पर कम समय बिताने लगी है। वह सुबह जल्दी निकल जाती और देर रात घर लौटती। जब यशोदा जी उससे पूछती तो वह नजरें चुराते हुए जल्दी में जवाब देती, बस दोस्तों से मिलने गई थी, कुछ खास नहीं कहा दादी। यशोदा जी को वे दिन याद आते
जब सीमा उनकी उंगली पकड़कर पूरे मोहल्ले में घूमती थी। वही सीमा जो आलू पराठे के लिए सामग्री चुनने में उनकी मदद करती, लंबी यात्राओं पर उनका साथ देती और मीठी बातों से उनका दिन रोशन कर देती थी। अब ऐसा लगता था कि घर के बाहर की दुनिया उसके लिए घर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। स्थिति पहले से ही मुश्किल थी और पड़ोसियों की बातें इसे और जटिल बना रही थी। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला चिंतित चेहरे के साथ यशोदा जी के पास आई। यशोदा जी, मैंने करण को गली के कोने पर कुछ लड़कों के साथ देखा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन वे अच्छे नहीं लगते। यशोदा जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक अन्य पड़ोसी ने धीरे से संकेत दिया कि सीमा भी बुरी संगत में पड़ गई है। यशोदा जी गले में अटके दर्द के साथ सब कुछ सुनती, लेकिन वह अपने पोते पोतियों का बचाव करती। वे अभी बच्चे हैं, वे बस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब गुजर जाएगा, वह कहती, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब यशोदा जी अपने काम से समय से पहले घर लौटी, तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके दिल को अंदर से तोड़ दिया। उनका छोटा सा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। किताबें, कपड़े और निजी सामान फर्श पर बिखरे हुए थे। कमरे में एक अजीब और तीखी गंध फैल रही थी। यशोदा जी ने करण और सीमा को कई बार आवाज दी, लेकिन घर में कोई मौजूद नहीं था। वह थकान और दर्द से भरी फर्श पर बैठ गई। यह घर उनके लिए सिर्फ चार दीवारें नहीं था, बल्कि यह उनकी हर मेहनत, बिना सोई रातों और बचाई गई हर पाई का प्रतीक था। घर को इस तरह अस्त व्यस्त देखकर उन्हें लगा जैसे उनका अपना जीवन बिखर गया हो। उस रात यशोदा जी ने अपने भीतर की सारी ताकत जुटाई और अपने पोते पोतियों को बात करने के लिए बुलाया। मेरे प्यारे बच्चों, कृपया मुझसे बात करो, मैं बहुत चिंतित हूं। तुम दोनों बदल गए हो, मुझसे दूर हो गए हो। क्या हो रहा है? उनकी आवाज नरम, स्नेही और चिंता से भरी थी। सीमा ने सिर उठाया और नीचे देखने लगी, जबकि करण ने कहा। एक हल्की मुस्कान के साथ यशोदा जी ने कहा, हम अब बड़े हो गए हैं दादी, हर समय हमारी चिंता मत करो। करण के तिरस्कार भरे शब्दों ने यशोदा जी को चुप करा दिया। ये वही बच्चा था जिसे उन्होंने अपने प्यार और स्नेह से पाला था। उस रात यशोदा जी अपनी रसोई में अकेली बैठी थी। ये वही जगह थी जहां उन्हें अक्सर चूल्हे की गर्मी और ताजे आलू पराठों की महक में सुकून मिलता था। लेकिन अब यह जगह भी उन्हें ठंडी और अकेली लगने लगी थी। धीरे धीरे वह बड़बड़ाई, जैसे वह अपनी दिवंगत बेटी से बात कर रही हो। क्या मुझसे कुछ छूट गया? क्या मैंने कोई गलती की? उनके झुर्रीदार गालों पर आंसू बहने लगे, जो आटे से सने हाथों से मिलकर गीले निशान छोड़ गए। जो घर कभी बच्चों की हंसी और खुशी से गूंजता था, अब गहरी और भारी खामोशी से भर गया था। यशोदा जी अब उन बच्चों के लिए अदृश्य महसूस करने लगी थीं, जिन्हें वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थीं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठती, आलू पराठे तैयार करती और उन्हें बेचने निकल जाती। उनकी आशा थी कि एक दिन उनके पोते पोती उनके स्नेह को समझेंगे। समय बीतता गया। यशोदा जी को महसूस हुआ कि करण और सीमा उनसे और दूर होते जा रहे हैं। करण ने स्कूल जाना लगभग बंद कर दिया था और सीमा बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब रहने लगी थी। उनकी उदासीनता और कठोर शब्दों ने यशोदा जी के दिल पर नए घाव छोड़े, लेकिन वह फिर भी डटी रही। हर रात वह चुपचाप प्रार्थना करती और शक्ति और दिशा के लिए विनती करती। हे भगवान, मुझे अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने की शक्ति दो। उनके लिए उनके पोते पोतियों का प्यार किसी भी दर्द से ज्यादा मूल्यवान था। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि वे अभी भी बच्चे हैं। ये एक कठिन दौर है, लेकिन वे मेरे पास वापस आ जाएंगे। अंधेरे में अकेले बैठकर यशोदा जी छत को देखती और अपनी बेटी से बातें करती। क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मैंने कोई गलती की है? मेरी मदद करो मेरी बच्ची, मुझे कोई संकेत दो। लेकिन उनके दिल के एक कोने में उन्हें यह एहसास था कि वह अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करने वाली है। पुरानी लकड़ी की अलमारी के कोने में यशोदा जी ने सावधानी से एक छोटा सा डिब्बा रखा था। यह डिब्बा किसी महंगे धातु से सजा नहीं था
और न ही किसी बाहरी व्यक्ति ने रखा था। यशोदा के लिए इसका कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन यशोदा जी के लिए इस डिब्बे में पूरी दुनिया समाई हुई थी। इसमें उनके जीवन के संघर्षों के दौरान जमा किए गए कुछ गहने थे। उनकी बेटी का कंगन, उनकी मां से मिले झुमके और शादी में मिला एक पुराना हार। हर गहना उनके जीवन के प्यार, दर्द और संघर्ष का मुख्य गवाह था। जब भी यशोदा जी अकेला महसूस करती, वह इस डिब्बे को खोल लेती। जब करण और सीमा छोटे थे तो वह उन्हें ये गहने दिखाती और उनके पीछे की कहानियां सुनाती। यह कंगन तुम्हारी मां का है। उसने इसे अपने 18वें जन्मदिन पर पहना था। देखो, यह अभी भी कैसे चमकता है, वह मुस्कुराते हुए कहती। और ये झुमके तुम्हारी परदादी गांव से लाई थीं। उन्हें उनकी शादी के दिन तोहफे में मिले थे। यशोदा जी को अपने परिवार की विरासत के प्रति गहरा सम्मान और प्यार था। वह चाहती थीं कि कर्ण और सीमा इन गहनों का भावनात्मक महत्व समझे। भले ही ये गहने सोने के नहीं थे या उनमें कोई कीमती रत्न जड़े नहीं थे, वे उनके वंश की परंपराओं और इतिहास के प्रतीक थे। लेकिन समय के साथ यशोदा जी ने देखा कि जब वह यह डिब्बा खोलती तो उनके पोते पोतियों और पतियों को भी उनके प्यार का दर्द महसूस होता। उनकी आंखों में वह जिज्ञासा और सम्मान अब दिखाई नहीं देता था। उनके चेहरों पर बोरियत और आंखों में बेचैनी दिखाई देती थी। यशोदा जी का दिल यह देखकर दुखी हो जाता, लेकिन वह इसे जवानी की सामान्य लापरवाही मानकर नजरअंदाज कर देती। एक दिन जब वह काम से थककर लौटी और अलमारी खोली तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि डिब्बा अपनी जगह पर नहीं है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने खुद ही इसे कहीं और रख दिया हो, लेकिन एक अनजानी बेचैनी ने उनके अंदर जड़ें जमा ली। धड़कते दिल से उन्होंने डिब्बा खोला और पाया कि उनकी बेटी का कंगन और उनकी मां के झुमके गायब थे। वह इस झटके से कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं। उन्होंने अलमारी और घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन सब व्यर्थ था। यशोदा जी निराशा और दर्द से भरी फर्श पर बैठ गईं। उनके मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह कल्पना कि उनके पोते पोती इसमें शामिल हो सकते हैं उनके लिए असहनीय थी, लेकिन वह इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकती थीं कि ये बच्चे इन गहनों और उनके महत्व के बारे में जानते थे। जब करण और सीमा घर लौटे तो यशोदा जी ने उन्हें बैठक में बुलाया। आवाज शांत थी, लेकिन उनके कांपते हाथ उनकी चिंता दर्शा रहे थे। मेरे बच्चों, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। क्या तुमने मेरे गहने देखे हैं? डिब्बे से तुम्हारी मां का कंगन और नानी के झुमके गायब हैं। करण ने नजरें चुरा लीं और सीमा ने कंधे उचका दिए और कहा, दादी, हमने कुछ नहीं लिया है। करण ने सतही तौर पर और अनिच्छा से कहा, हमें नहीं पता। यशोदा जी का दिल बैठ गया। उन्होंने विनती भरे स्वर में कहा, प्लीज बच्चों, अगर तुम कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। ये गहने मेरे लिए सिर्फ चीजें नहीं हैं, वे हमारी परंपरा और इतिहास की धरोहर हैं। करण ने चिढ़े हुए स्वर में कहा, दादी, बंद करो। हमें इन पुराने गहनों से क्या लेना देना? किसी को इनकी परवाह नहीं है। करण के कठोर शब्द यशोदा जी के दिल में चुभ गए। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से सीमा की ओर देखा, लेकिन उसने भी उदासीनता से कहा, ये बस पुरानी चीजें हैं। दादी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? सीमा के शब्द यशोदा जी के मन में गूंजने लगे। वह समझ नहीं पा रही थीं कि उनके पोते पोती इन विरासतों के महत्व को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। वह कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन उनके शब्द गले में अटक गए। कोई ठोस सबूत नहीं था और उन्हें यह भी एहसास हुआ कि इस विषय पर ज्यादा जोर देने से उनके और पोते पोतियों के बीच की दूरी बढ़ सकती है। भारी मन से उन्होंने यह चर्चा समाप्त कर दी, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हुआ। उस रात के बाद यशोदा जी और उनके पोते पोतियों के बीच का रिश्ता और भी ठंडा हो गया। करण और सीमा अब उनसे और ज्यादा दूरी बनाए रखने लगे थे। यशोदा जी हर पल इस बढ़ती दूरी को महसूस करती थीं। आने वाले दिनों में घर का माहौल और भी उदास हो गया। यशोदा जी ने बचे हुए गहने कहीं और छिपा दिए, लेकिन दिल में यह कसक बनी रही कि वह अपने पोते पोतियों के साथ भावनात्मक रिश्ते को बचाने में असफल हो रही हैं। रात की खामोशी में
वह अकेले बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं बहुत कठोर थी या बहुत नरम? करण और सीमा के बचपन की यादें उनकी आंखों के सामने तैरने लगती। उन्हें वे दिन याद आते जब बच्चे उनके आसपास खेलते थे और घर हंसी खुशी से गूंजता था। अब वही घर वीरान और सुनसान लगता था। यशोदा जी के लिए सबसे बड़ा दर्द यह नहीं था कि उनके गहने चले गए थे, बल्कि यह कि उनके पोते पोतियों ने उन्हें चुराया था। उन विरासतों के प्रति ऐसी उदासीनता दिखाई गई जिसे वह अपने जीवन का अनमोल खजाना मानती थी। यह सिर्फ एक भौतिक चोरी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे उनके अस्तित्व का एक हिस्सा उनसे छीन लिया गया हो। फिर भी उनके दिल में कहीं न कहीं यह विश्वास था कि एक दिन करण और सीमा बदल जाएंगे। उन्होंने खुद को समझाया कि वे अभी भी बच्चे हैं और सीखने और समझने में समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे यह उम्मीद भी कमजोर पड़ने लगी। करण और सीमा के कठोर शब्द और ठंडी नजरें उनकी आशा को बुझाने लगी थीं। यशोदा जी को एहसास होने लगा था कि यह झटका आखिरी नहीं था। उनके भीतर एक डर था कि उनके पोते पोती गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हालांकि वह उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन उनके दिल में अभी भी प्यार था। लेकिन वह विश्वास जो कभी उनके रिश्ते की नींव था, धीरे धीरे ढह रहा था। रात के अंधेरे में यशोदा भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करती। वह खुद को किसी भी आने वाली परीक्षा के लिए तैयार कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। उनके धैर्य, विश्वास और क्षमा की शक्ति की असली परीक्षा अब भी बाकी थी। यशोदा का जीवन सालों के दुख से भर गया था और वह निराशा के चक्र में फंसती चली गई। करण और सीमा अब बड़े हो गए थे, लेकिन वे उन मूल्यों और परंपराओं से दूर हो गए थे जिन्हें यशोदा ने अपने प्यार और देखभाल से उनमें डालने की कोशिश की थी। तब भी यशोदा ने हार नहीं मानी। वह हर दिन अपनी मेहनत जारी रखती और पड़ोसियों की कानाफूसी सुनती रही। उन्होंने उन्हें सावधान रहने को कहा। वे अब बच्चे नहीं रहे। यशोदा शांति से जवाब देती कि वे बदल जाएंगे, उन्हें बस समय चाहिए। यह विश्वास अब उनके लिए एक प्रार्थना बन गया था। वह इसे बार बार दोहराती और भगवान से प्रार्थना करती कि एक दिन उनके पोते पोती अपनी गलतियों को पहचान लेंगे। एक ठंडी रात करण ने उनसे बड़ी रकम मांगी। उसने कहा कि यह एक बहुत जरूरी काम के लिए है, लेकिन कोई विवरण देने से इनकार कर दिया। यशोदा के मन में संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जमा पूंजी उसे सौंप दी। वह सोच रही थीं कि शायद यह पैसा उसके भविष्य को संवारने में मदद करेगा। कुछ दिनों बाद यशोदा ने करण को अपने नए मोबाइल और महंगे कपड़ों का दिखावा करते देखा। उसने इस खर्च के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने का भी नहीं सोचा। यशोदा का दिल टूट गया। वह चुपचाप अपने आंसू छिपाते हुए भगवान से प्रार्थना करती रही। हे भगवान, कृपया मुझे बुद्धि दो। वह अभी छोटा है और शायद समझता नहीं है कि इसका क्या मतलब है। कुछ हफ्तों बाद करण और सीमा ने यशोदा को बैठक में बुलाया। उनकी आवाजों में एक अजीब सी ठंडक थी। दोनों के बीच नजरें मिलीं, जिससे साफ था कि उन्होंने पहले से ही कोई योजना बना ली है। सीमा ने बोलना शुरू किया। उसका स्वर संयमित और ठंडा था। दादी, हमें खर्चों के बारे में बात करनी है। अब यह ठीक नहीं है कि आप पहले की तरह योगदान नहीं कर रही हैं। यशोदा ने भौहें सिकोड़ी। वह भ्रमित थी। तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं आलू के पराठे बेचकर जो भी पैसा कमाती हूं वह तुम्हारे लिए ही है। यह घर, खाना और जो कुछ भी मैं करती हूं सब तुम्हारी भलाई के लिए है। करण ने गुस्से में उन्हें टोका। यह काफी नहीं है दादी। यह घर अब एक दयनीय जगह जैसा लगता है। हमारे दोस्तों के पास सब कुछ है, महंगे घर, आलीशान चीजें, और हमें ऐसे रहना पड़ता है जैसे हम गरीब हों। करण के शब्दों ने यशोदा के दिल को गहराई से चोट पहुंचाई। क्या वे यही सोचते थे? क्या यह वह घर था जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था? यशोदा का दिल अपमान और दर्द से भर गया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि सीमा ने कुछ कागज उनके सामने रख दिए। यहां दस्तखत कर दो दादी, यह सिर्फ घर के खर्चों को संभालने के लिए है, कुछ मत खाओ। यशोदा ने कागजों को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की, लेकिन उनकी दृष्टि दर्द और भ्रम से धुंधली हो गई थी। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है?
मैंने तो बिना दस्तखत के भी हमेशा तुम्हारी मदद की है। करण ने चिढ़कर कहा, यह बहुत आसान है दादी, आपने हम पर हमेशा भरोसा किया है ना? तो बस दस्तखत कर दीजिए, यह हमारे और परिवार की भलाई के लिए है, बातों को जटिल मत बनाइए। यशोदा ने कांपते हाथों से कलम उठाई। उनकी आंखें करण और सीमा पर टिकी रहीं, जैसे वह उनमें करुणा या स्नेह की एक झलक तलाश रही हों, लेकिन उन्हें केवल अधीरता और ठंडक मिली। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है, मैंने जीवन भर तुम पर भरोसा किया है। वह बड़बड़ाते हुए दस्तखत कर दिए। करण ने तुरंत कागज उठा लिए और बिना धन्यवाद कहे वहां से चला गया। वह पल यशोदा के लिए बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी यशोदा पूरी तरह समझ नहीं पा रही थीं कि इसका क्या मतलब है। आने वाले महीनों में घर का माहौल पूरी तरह बदलने लगा। करण और सीमा ने घर में नया फर्नीचर, आधुनिक उपकरण और महंगी चीजें खरीदी। यशोदा देखती रही, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह घर जिसे उन्होंने सादगी और मेहनत से संजोया था, अब उन्हें अजनबी सा लगने लगा। हर नई चीज उन्हें यह महसूस कराती थी कि उस घर में अब उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। एक रात करण और सीमा ने उन्हें फिर बुलाया। इस बार उनका स्वर ज्यादा कठोर और लगभग आदेशात्मक था। करण ने सीधे कहा, दादी, हमें जगह चाहिए। अब यह घर हमारे नाम पर है। हमने आपके लिए पीछे एक जगह बना दी है, वहीं रहना सबसे अच्छा रहेगा। यशोदा को लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम क्या कह रहे हो बेटा? यह घर हमारा है और हमेशा से हमारा रहा है। तुम मुझे इस तरह कैसे निकाल सकते हो? सीमा ने सिर हिलाया और चिढ़कर कहा, दादी, आप इतना नाटकीय क्यों हो रही हैं? हम आपको कहीं भेज नहीं रहे हैं। हमने आपके लिए पीछे एक कमरा तैयार किया है, आपको रहने की जगह मिल रही है। यशोदा की आवाज में गहरा दर्द था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मैंने तब तक काम किया जब तक मेरे हाथ पैर जवाब नहीं दे गए। मैंने हर खुशी कुर्बान कर दी ताकि तुम दोनों को किसी चीज की कमी ना हो, और अब तुम मुझे ऐसे अलग कर रहे हो जैसे मैं कोई बोझ हूं। करण ने ठंडी आवाज में बात खत्म की। आप अपना कर्तव्य पूरा कर चुकी हैं दादी, अब हमारी बारी है। यह इतना आसान है। उन्होंने उसे उस छोटे से कमरे में पहुंचा दिया जो उन्होंने पीछे तैयार किया था। कमरा अंधेरा, ठंडा और खाली था। फर्श पर एक साधारण सा गद्दा था और दीवारें बिल्कुल सूनी थीं। यशोदा जी ने चारों ओर देखा और अपमान का बोझ उनके दिल पर भारी पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यही है? तुम्हें लगता है मुझे सब कुछ करने के बाद यहां रहना चाहिए? सीमा ने रूखे स्वर में जवाब दिया, दादी, ये सबके लिए सबसे अच्छा है। अब हमें अपनी जिंदगी जीने दो। बिना कुछ और कहे करण और सीमा वहां से चले गए, यशोदा जी को उस छोटे से कमरे में अकेला छोड़कर। वह बिस्तर पर बैठ गईं, खुद को कसकर गले लगाते हुए। उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। उन्हें जो दर्द महसूस हुआ वह किसी भी शारीरिक चोट से गहरा था। यह उन लोगों का विश्वासघात था जिनसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। आने वाली रातों में यशोदा जी को घर से हंसी और संगीत की आवाजें सुनाई देती। करण और सीमा अपने नए आराम और बदलावों का आनंद ले रहे थे, जबकि यशोदा जी अपने छोटे से कोने में अकेली बैठी थी। मैंने क्या गलती की? वह खुद से बार बार पूछती रही, खुद को बाहों में लपेटकर ठंड को रोकने की कोशिश करती। मैं कहां चूक गई? वे मेरे बलिदानों को कैसे भूल गए? वह पीछे का कमरा अब उनके अकेलेपन और उपेक्षा का प्रतीक बन गया था। पहली बार यशोदा जी ने पूरी तरह से परित्यक्त महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उनके सालों का संघर्ष व्यर्थ चला गया हो। और उस अंतहीन खामोशी में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने न केवल अपना घर खोया था, बल्कि उस परिवार को भी खो दिया था जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थीं। हे भगवान, मैंने अपना जीवन एक तपस्या की तरह जिया। मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं था, फिर आज मेरे अपने ही मुझे इस तरह क्यों छोड़ रहे हैं? यशोदा जी के दिन अब कभी न खत्म होने वाले दर्द में बदल गए थे। घर के पीछे का वह छोटा कमरा, जिसे अब वह अपना घर कहने को मजबूर थी, एक जेल जैसा महसूस होता था। वह जगह अंधेरी और बिना किसी वेंटिलेशन के थी।
ऐसा लगता था जैसे यह उनके दिल में बसी उपेक्षा और दर्द का प्रतिबिंब हो। हर ठंडी दीवार उनकी ऊर्जा सोख लेती और बदले में एक भारी खामोशी लौटती जिसने उनके जीवन को घेर लिया था। फर्श पर रखा एक पुराना फटा हुआ गद्दा जिसके स्प्रिंग बाहर निकल रहे थे, उनका एकमात्र सहारा था, लेकिन वह शायद ही कभी सो पाती थी। शारीरिक परेशानी सहनीय थी, लेकिन जो चीज उन्हें भीतर से तोड़ रही थी वह था अकेलापन। यह जानने से पैदा हुआ खालीपन कि जिन पोते पोतियों को उन्होंने इतना प्यार किया था वे अब उन्हें बोझ समझ रहे हैं। यशोदा जी घंटों बिस्तर पर हाथ गोद में रखे बैठी रहती, शून्य में घूरती रहती। उनके विचार यादों, दर्द और अनसुलझे सवालों के जाल में उलझे रहते। हे भगवान, जिनके लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वे मेरे बलिदानों को क्यों नहीं समझ सके। हर बलिदान जो उन्होंने करण और सीमा के लिए किया था एक क्रूर स्मृति बनकर सामने आता। उन्हें वे रातें याद आती जब वह उन्हें अपनी गोद में लेकर सुलाती थीं। उन्हें वे सुबह याद आती जब वह भोर से पहले उठकर आलू के पराठे बनाती थीं। क्या मैं उनके लिए इतनी तुच्छ हो गई हूं? पड़ोसियों ने उनसे पूछा। लोगों ने यशोदा की अनुपस्थिति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सालों तक वह हमेशा गली में अपनी ठेला गाड़ी धकेलते हुए दिखाई देती थी। अब उनकी अनुपस्थिति साफ महसूस हो रही थी और लोग आपस में चर्चा करने लगे कि उस महिला का क्या हुआ जिसका वे इतना सम्मान करते थे। कुछ पड़ोसी उनसे मिलने आए, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे वे चौंक गए। जो महिला कभी साहस और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी, अब दयनीय स्थिति में रह रही थी, कमजोर, थकी हुई और ऐसी परिस्थितियों में जो किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं थी। यशोदा जी, ये ठीक नहीं है। एक पड़ोसी ने उनकी हालत पर दुख व्यक्त किया। यशोदा जी को अपनी स्थिति पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बूढ़ी हो रही हूं। यशोदा जी अब एक शांत और स्थिर जगह के लिए तरस रही थी। उनके पोते पोती उनकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में उदासी उनके अंदर की असली कहानी बयां कर रही थी। करण और सीमा ने स्थिति को भांप लिया और अपनी चालें चलने लगे। वे लोगों द्वारा उनके व्यवहार पर सवाल उठाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सीमा ने झूठी चिंता दिखाकर पड़ोसियों में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। वह चीजें भूलने लगी हैं, उसने बनावटी करुणा से कहा। हां, कभी कभी उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वे कहां हैं। हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है। झूठ इतनी आसानी से बोला गया कि लोग उस पर विश्वास करने लगे। वह अब बूढ़ी हो गई है, उसे खुद नहीं पता कि उसके लिए क्या सही है, करण ने जोड़ा। धीरे धीरे इन अफवाहों ने पड़ोसियों की चिंता को सहानुभूति और फिर संदेह में बदल दिया। अब यशोदा जी से मिलने आने वालों की संख्या भी कम होने लगी। उन्हें लगा कि उनकी आवाज धीरे धीरे दबाई जा रही है। उन्होंने कई बार इस बारे में अपने पोते पोतियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें ठंडे और कठोर जवाब मिले। तुम कुछ नहीं समझती दादी, बस अपने कोने में रहो और हमें अपनी जिंदगी जीने दो, करण ने बिना उनकी तरफ देखे कहा। सीमा तो और भी निर्दयी थी। जब यशोदा जी ने अपनी समस्याओं या अपनी गायब हो रही चीजों का जिक्र किया तो उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, अब इन्हें छोड़ने का समय आ गया है। उसके शब्द इतने क्रूर थे जैसे वे यशोदा जी के हर भावनात्मक जुड़ाव को तेज चाकू से काट रही हों। यशोदा जी तब केवल अपने पोते पोतियों के सामने थीं, हार मानने को तैयार नहीं। वह अब पूरी तरह से असहाय महसूस करती थी। खराब रहन सहन की स्थिति ने उनकी सेहत पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया था। ठंडे हवादार कमरों और लगातार मानसिक तनाव ने उन्हें लगातार खांसी दे दी थी। उनका शरीर, जो समय और दुख के बोझ से पहले ही कमजोर हो चुका था, अब थकान के लक्षण दिखा रहा था। फिर भी उन्होंने मदद मांगने से परहेज किया, क्योंकि उन्हें डर था कि वह कर्ण और सीमा के लिए और भी बड़ा बोझ बन जाएंगी। एक सुबह जब उन्हें बुखार ने जकड़ लिया तो उन्होंने कर्ण को आवाज दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ ला दोगे? कर्ण ने सोफे से उठने की भी जहमत नहीं उठाई। आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा दादी, हमारे पास आपके लिए समय नहीं है, उसने रूखेपन से कहा। परिवार की एक पुरानी दोस्त
जो अफवाहों से परेशान थीं, यशोदा जी से मिलने आईं। वह यशोदा जी को उस छोटे और जर्जर कमरे में देखकर स्तब्ध रह गई। यशोदा जी, ये लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं? यह अमानवीय है, उन्होंने गुस्से और चिंता से कहा। इससे पहले कि यशोदा जी कुछ कह पाती, सीमा दरवाजे पर ठंडी मुस्कान लिए आ गई। मेरी दादी ठीक हैं, उन्हें यह जगह पसंद है। कभी कभी वह थोड़ी भ्रमित हो जाती हैं, लेकिन हम उनका ख्याल रख रहे हैं। सीमा ने बड़ी सहजता से झूठ बोला। यशोदा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से फुसफुसाई, चुप रहो, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। दोस्त सीमा की बातों पर भरोसा करके चली गई। यशोदा पूरी तरह से पराजित महसूस कर रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सीमा ने बिना किसी भावना के जवाब दिया, क्योंकि तुमने वह कर दिया है जो तुम्हें करना था। अब हमें अपनी जिंदगी जीने दो। धीरे धीरे करण और सीमा ने उनके कमरे में जो थोड़ा बहुत सामान बचा था उसे भी हटा दिया। पुरानी तस्वीरें, छोटे सजावटी सामान, यहां तक कि उनके कपड़े भी। जब यशोदा ने इसके बारे में पूछा तो करण ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। हर गायब वस्तु उनके व्यक्तित्व के एक हिस्से को मिटाने जैसा लगा। उनका कमरा, जो पहले से ही ठंडा और सुनसान था, अब पूरी तरह से आत्मा विहीन जगह बन गया था। अपने सबसे अकेले दिनों में यशोदा खुशी के पलों की यादों में शांति खोजने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वे यादें भी धुंधली पड़ने लगी थीं। यह संभव नहीं हो सकता, वह खुद से बड़बड़ाती। उन्होंने उस कड़वी सच्चाई से बचने की कोशिश की जिसने उन्हें घेर लिया था। एक रात दीवार में एक छोटी सी दरार से आकाश को देखते हुए यशोदा जी ने अपने आंसुओं के बीच बड़बड़ाया, हे भगवान, काश आप मेरी आवाज सुन पाते, मेरी मदद करो। यह एक असहाय की खामोश पुकार थी जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। और वहां उस घने अंधेरे में यशोदा जी को एहसास हुआ कि उनकी आशा की आखिरी किरण भी बुझ गई थी। यशोदा जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा, प्रेम और त्याग में बिताया था, अब पूरी तरह से अकेली थी। उन्हें उन लोगों ने छोड़ दिया था जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन भगवान का खेल अपरंपार है। संतोष, जो लंबे समय से यशोदा जी के पड़ोसी थे, हमेशा एक सतर्क पर्यवेक्षक रहे थे। उन्हें यशोदा जी बहुत अच्छी तरह याद थी। वह एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने हर मुश्किल के सामने भी कभी अपना दृढ़ संकल्प नहीं खोया। वह अक्सर उन्हें गली में ठेला खींचते हुए और ग्राहकों को हल्की मुस्कान देते हुए देखते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में यशोदा जी का वह लड़ाकू चेहरा कहीं गायब हो गया था। वह घर पर नहीं थी, जो कभी जीवंतता और गर्मजोशी से भरा था, अब एक उजड़े हुए मंदिर जैसा दिखता था। मूर्ति तो थी, लेकिन आरती के दिए बुझ चुके थे। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। जब भी संतोष, करण और सीमा से यशोदा जी के बारे में पूछते, उन्हें हमेशा बहानों से भरे जवाब मिलते। वह थोड़ा भूलने लगी हैं, सीमा ने बनावटी चिंता से कहा। पीछे के कमरे में रहना उनकी अपनी इच्छा थी। हमने उनकी बात मानी। संतोष उनकी बातें सुनते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वह यशोदा जी को इतना जानते थे कि समझ सकें कि वह उस घर को कभी नहीं छोड़ेंगी जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। करण और सीमा बार बार सवालों से बचने की कोशिश करते, और यह देखकर संतोष की चिंता बढ़ गई। यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है, उन्होंने मन ही मन सोचा, और आखिरकार यशोदा जी से सीधे बात करने का फैसला किया। एक धूप वाली दोपहर संतोष ने हिम्मत जुटाई और यशोदा जी के छोटे कमरे की ओर बढ़ गए। उन्होंने हल्के से दरवाजा खटखटाया और इंतजार किया। कुछ पलों के बाद अंदर से धीमे कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और उन्होंने यशोदा जी को देखा। वह पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और थकी हुई लग रही थीं। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनका चेहरा स्पष्ट रूप से उनकी थकान और दर्द को दर्शा रहा था। कैसी हैं दादी? मैंने सोचा आपको शायद कुछ खाने की जरूरत हो। संतोष ने ताजी सब्जियों और फलों का थैला लिए हुए कहा। यशोदा जी झिझकी और धीमी आवाज में धन्यवाद कहा। धन्यवाद संतोष, यहां ज्यादा लोग मिलने नहीं आते। बातचीत के दौरान
संतोष को महसूस हुआ कि यशोदा जी की आवाज असहज है। वह अपने शब्दों को तौल रही थी जैसे वह किसी से डर रही हो, लेकिन संतोष ने हार नहीं मानी। उन्होंने उनसे नियमित रूप से मिलने की आदत बना ली, कभी खाने पीने की चीजों के साथ, कभी सिर्फ उनके साथ के लिए। दादी, अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं पास ही रहता हूं, वह हर बार कहते। उनकी उपस्थिति ने यशोदा जी के मन में राहत और आशा की किरण जगाई। लंबे समय के बाद उन्हें लगा कि कोई उनकी परवाह करता है। कुछ मुलाकातों के बाद एक दिन यशोदा जी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। सीमा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे कहूं, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। करण ने उन्हें प्रोत्साहित किया। मैं भ्रमित हूं, क्या पीछे के कमरे में रहना मेरा अपना फैसला था, लेकिन यह सच नहीं है। यशोदा जी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी दर्दनाक कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि करण और सीमा ने वित्तीय स्थितियों का बहाना बनाकर कुछ कागजों पर दस्तखत करवा लिए थे। मैंने उन पर भरोसा किया करण, लेकिन उन्होंने सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरा सामान, सब कुछ। जैसे जैसे यशोदा जी अपनी कहानी बताती गईं, संतोष का दिल गुस्से और दुख से भर गया। वे पड़ोसियों से कहते हैं कि मैं खुद यहां रहना चाहती हूं। वे झूठ बोलते हैं। वे मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं उनके लिए बोझ हूं। मैंने उनके लिए सब कुछ किया और अब। उनके शब्दों में छिपा दर्द संतोष को अंदर तक हिला गया। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, दादी, मुझे पता था कि कुछ गलत है, यह अन्याय है। आप जैसी महिला कभी भी अपनी मर्जी से ऐसा कदम नहीं उठा सकती, यह बहुत गलत है। यशोदा जी ने उन कागजों के बारे में बताया जिन पर उन्होंने बिना सोचे समझे दस्तखत कर दिए थे। उन्होंने उस तिरस्कार और अकेलेपन का जिक्र किया जो उन्होंने घर के पीछे के ठंडे और अंधेरे कमरे में झेला था। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया संतोष। उन्होंने मेरा घर, मेरी गरिमा छीन ली, और अब वे मुझे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे मेरा कोई महत्व ही नहीं है। यशोदा जी ने कांपती आवाज में कहा। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके दर्द को और गहरा कर रहे थे। संतोष ने उन्हें गहरी करुणा से देखा। वह जानते थे कि अब चुप रहने का समय नहीं है। संतोष की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने आपके साथ जो किया वह सरासर अन्याय है। आप उनके लिए सब कुछ थीं और यह उनका बदला है। यह अब और नहीं चल सकता। उन्होंने यशोदा जी का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। वे इस तरह बच नहीं सकते। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा और जो सही है वही करूंगा। संतोष के शब्दों ने यशोदा जी में एक नई आशा जगाई। लंबे समय के बाद उन्हें यह सोचकर राहत मिली कि कोई उनकी बात सुन रहा है और उनकी मदद करना चाहता है। धन्यवाद संतोष, उन्होंने आंसुओं से भीगी आवाज में कहा। मैंने सोचा था कि अब किसी को परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। संतोष ने यशोदा जी के पास अपनी यात्राएं बढ़ा दी। वह न केवल भोजन बल्कि हिम्मत और सहारे के शब्द भी लाते थे। मैं पता लगाऊंगा कि उन कागजों पर दस्तखत कैसे करवाए गए। मैं पड़ोसियों से बात करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं हूं। संतोष ने पड़ोसियों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उन्होंने करण और सीमा द्वारा फैलाए गए झूठ को उजागर करने के लिए धैर्य और सावधानी से काम लिया। जब भी वह यशोदा जी से मिलते, वह उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित करते थे। दादी, आप जितनी मजबूत हैं, आपको खुद नहीं पता। उन्होंने आपसे बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन वे आपकी सच्चाई को छीन नहीं सकते। मैं आपके साथ हूं और हम मिलकर इसे ठीक करेंगे। संतोष के शब्दों ने यशोदा जी को नई ऊर्जा दी। यशोदा जी, जो अब तक टूट चुकी थीं, उन्हें संतोष के रूप में आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। सालों बाद उन्हें फिर से विश्वास होने लगा कि शायद वह अपनी गरिमा और शांति वापस पा सकती है। संतोष की अप्रत्याशित दोस्ती ने यशोदा जी के जीवन में पहली बार एक नई शुरुआत की संभावना पैदा की। संतोष को पहले ही शक हो गया था कि करण और सीमा के व्यवहार के पीछे कोई गहरा और काला सच छिपा है। यह सिर्फ स्वार्थ या लापरवाही नहीं थी। घर में महंगे बदलाव, आलीशान कपड़े और उनका ठंडा व्यवहार, ये सभी संकेत किसी गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। सच का पता लगाने के लिए संतोष ने खुद जांच शुरू कर दी। उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की,
करण और सीमा के संपर्कों पर नजर रखी और यह पता लगाने की कोशिश की कि वे किन लोगों के संपर्क में हैं। इलाके में कई संदिग्ध लोग थे और धीरे धीरे संतोष को पता चला कि करण और सीमा साधारण गलत संगत में नहीं बल्कि खतरनाक गतिविधियों में शामिल थे। कई दिनों की सावधानी पूर्वक जांच के बाद संतोष को पूरी सच्चाई का पता चला। सीमा ने अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली को बनाए रखने के लिए भारी कर्ज ले रखा था। उसने पार्टियों, महंगे कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अत्यधिक खर्च किया था, जो उसकी आर्थिक स्थिति से कहीं ज्यादा था। जब कर्ज चुकाने की बात आई तो उसने खतरनाक साहूकारों से उधार लिया। जैसे जैसे कर्ज बढ़ता गया, साहूकारों की धमकियां भी बढ़ती गईं। अपनी जान बचाने और अपनी सतही दुनिया को बनाए रखने के लिए करण और सीमा ने यशोदा जी का घर बेचने का क्रूर फैसला लिया। उनकी योजना क्रूर और सरल थी। घर बेचकर अपना कर्ज चुकाना, भले ही इसका मतलब यशोदा जी को असहाय छोड़ना क्यों ना हो। यह जानकर संतोष के भीतर गुस्से और चिंता की लहर दौड़ गई। वह समझ गए कि समय तेजी से हाथ से निकल रहा है। सब कुछ हमारे हाथ से निकल रहा है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो यशोदा सब कुछ खो देंगी। एक दोपहर संतोष यशोदा के छोटे कमरे में पहुंचे। वह खिड़की के पास बैठी थीं, बाहर देख रही थीं, जैसे उनमें कोई उम्मीद ही न बची हो। संतोष ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उनकी गंभीरता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दादी, आप ठीक हैं? आप बहुत चिंतित लग रही हैं, संतोष ने धीमी आवाज में पूछा। कुछ पल की खामोशी के बाद संतोष ने उनका हाथ पकड़ा और गंभीर स्वर में कहा, दादी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। यह करण और सीमा के बारे में है। यशोदा का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनका शरीर तन गया। क्या हुआ? बताओ संतोष, प्लीज, उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा। संतोष ने गहरी सांस ली। वे कर्ज में डूबे हुए हैं और यह कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं है। उन्होंने खतरनाक लोगों से पैसे उधार लिए हैं। अब कर्ज चुकाने के लिए वे आपका घर बेचना चाहते हैं। यह सुनते ही यशोदा ने अपना हाथ सीने पर रख लिया, जैसे संतोष के शब्द एक गहरे झटके की तरह आए हों। घर बेचना? मेरा घर? उनकी आवाज सदमे और अविश्वास में कांप उठी। लेकिन उन्होंने कहा कि यह सब हमारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए है। निराशा और विश्वासघात की भावनाएं उनकी आंखों में कौंध गईं। उन्होंने कहा कि यह सब हमारी भलाई के लिए है। यशोदा की आंखों में आंसू भर आए। वह सच्चाई को समझने की कोशिश करती रही। संतोष, मैंने उन पर विश्वास किया। मैंने कागजों पर दस्तखत की क्योंकि मुझे लगा कि वे हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगा कि वे मेरी परवाह करते हैं। उनकी आवाज टूट गई और संतोष ने उनके दर्द को गहराई से महसूस किया। उन्होंने आपकी भलमनसाहत का फायदा उठाया दादी। उन्होंने आपके भरोसे का दुरुपयोग किया और अपने स्वार्थ के लिए आपको धोखा दिया, संतोष ने दृढ़ता से कहा। यशोदा कुछ देर चुप रही। उनके चेहरे पर गहरे दर्द के साथ एक नया दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और सिर उठाया। मैंने उन्हें सब कुछ दिया। मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया ताकि वे अच्छे इंसान बन सके। और अब यह सब देखकर ऐसा लगता है कि मैं असफल हो गई हूं। लेकिन मैं अपना घर नहीं जाने दूंगी। मैं उन्हें यह सब मुझसे छीनने नहीं दूंगी। संतोष ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। आप असफल नहीं हुई हैं दादी। आपने अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन अब हमें लड़ना होगा। सच्चाई आपके साथ है और साथ मिलकर हम यह लड़ाई जीतेंगे। आने वाले दिनों में यशोदा और संतोष ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन कागजों की जांच की जिन पर यशोदा ने दस्तखत किए थे और उन परिस्थितियों को याद किया जब करण और सीमा ने उन्हें दस्तखत करने के लिए फुसलाया था। संतोष ने पड़ोसियों से बात की और ऐसे गवाह पाए जिन्होंने करण और सीमा के दुर्व्यवहार और झूठ को देखा और सुना था। एक रात करण और सीमा ने इन गतिविधियों पर ध्यान दिया और यशोदा का सामना करने का फैसला किया। वे गुस्से में उनके छोटे कमरे में घुस गए। क्या कर रही हो दादी? तुम पड़ोसियों से हमारे बारे में क्यों बात कर रही हो? करण ने लगभग धमकाने वाले स्वर में पूछा। यशोदा ने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब संयम और साहस था। मुझे सब पता चल गया है करण। तुम्हारे कर्ज, तुम्हारे झूठ
और यह भी कि तुम मेरा घर बेचने की साजिश रच रहे हो। लेकिन अब यह सब खत्म हो गया है। सीमा ने हाथ जोड़े और गहरी सांस लेते हुए कहा, दादी, आप समझ नहीं रही हैं। हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसमें दखल क्यों दे रही हैं? यशोदा की आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। दखल? मैंने तुम्हारे लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। मैंने हर खुशी कुर्बान कर दी ताकि तुम दोनों को किसी चीज की कमी ना हो, और बदले में तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला और मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीनने की कोशिश की। करण ने धमकाने वाले स्वर में कहा, अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो नुकसान तुम्ही को उठाना पड़ेगा। अब यह घर हमारा है। लेकिन यशोदा जी अब डरने वाली नहीं थी। तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, सच्चाई मेरे साथ है। मैं अपने घर के लिए लड़ूंगी और तुम्हें अपने कर्मों का जवाब देना होगा। संतोष यशोदा जी के साथ खड़े थे और उनकी बातों का समर्थन किया। उन्होंने तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया, लेकिन वे भूल गए कि सत्य और न्याय किसी भी झूठ से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। सभी सबूतों और गवाहों के साथ यशोदा जी ने अपना घर वापस पाने की कोशिश की और करण और सीमा के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की। यह संघर्ष कठिन था, लेकिन यशोदा जी ने संतोष के समर्थन और अपने दृढ़ संकल्प से हर चुनौती का सामना किया। यह लड़ाई सिर्फ उनके घर के लिए नहीं थी, बल्कि अपना खोया हुआ आत्मसम्मान और गरिमा पुनः प्राप्त करने के लिए भी थी। धीरे धीरे यशोदा जी के दिल में आशा और विश्वास फिर से जागने लगा। वह अब अपने अधिकारों के लिए लड़ने को दृढ़ थी। यशोदा जी इस विश्वास के साथ लड़ रही थीं कि उनकी सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। महीनों के थका देने वाले संघर्ष के बाद यशोदा जी ने आखिरकार अपनी गरिमा पुनः प्राप्त की। अधिकारियों ने निष्पक्ष फैसला सुनाया। करण और सीमा द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को अमान्य घोषित कर दिया गया और घर पूरी तरह से यशोदा जी को वापस मिल गया। जब उन्हें यह खबर मिली तो उन्होंने राहत और खुशी के आंसू बहाए। ऐसा लगा जैसे उनके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। उनके जीवन भर के त्याग और आत्म बलिदान को आखिरकार मान्यता मिली थी। संतोष, जिन्होंने इस पूरे संघर्ष में उनका अडिग रूप से साथ दिया था, उनके लिए एक सच्चे दोस्त और मार्गदर्शक साबित हुए। यशोदा जी के बगल में खड़े संतोष की आंखों में आंसू और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से शांति पा सकूंगी संतोष। तुमने मेरी उम्मीद वापस लौटा दी है, यशोदा जी ने कृतज्ञता से कहा। संतोष मुस्कुराए और कहा, यशोदा जी, यह सब आपने खुद किया है। आपकी ताकत और साहस इस जीत का कारण है। हालांकि सच्चाई उजागर होने और न्याय मिलने के बाद भी करण और सीमा ने अपनी आदतें नहीं बदली। दुखी और पश्चातापी होने का नाटक करते हुए वे यशोदा जी के पास आए। करण ने कांपती आवाज में कहा, दादी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम बस हताश थे। प्लीज हमें माफ कर दो और हमें एक और मौका दो। सीमा, जो थोड़ी ज्यादा संयमित थी, ने उनका हाथ छुआ और कहा, हम यह सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि अपनी समस्याओं से कैसे निपटना है। हम बस सब कुछ ठीक करना चाहते थे। प्लीज हमें अकेला मत छोड़ो दादी। यशोदा जी ने शांति से उनकी बातें सुनी। इस बार वह उनके झूठे अभिनय से प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझे खेद है। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार माफ किया है। हर बार मुझे उम्मीद थी कि तुम बदल जाओगे, कि तुम में कुछ अच्छाई बची होगी। वह एक पल रुकी। उन्होंने करण और सीमा की आंखों में गहराई से देखा। लेकिन अब मेरी माफी अलग है। इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे दिए दोषों का बोझ नहीं ढोऊंगी। मैं अपना जीवन तुम्हारे झूठ और समस्याओं को सुलझाने में नहीं लगाऊंगी। मेरे लिए माफी का मतलब अब आजादी है, और यह आजादी मैं किसी को नहीं दूंगी। करण ने आखिरी बार कोशिश की, दादी, आप ही हमारा आखिरी परिवार हैं। हमें इस तरह मत छोड़ो। यशोदा जी ने आंखें बंद कीं और अतीत के सभी दर्दनाक पलों को महसूस किया। फिर उन्होंने गहरी शांति के साथ उन्हें जाने दिया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, बदले में तुमने मुझे धोखा दिया और नजरअंदाज किया। अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बोझ के साथ जीना भी नहीं चाहती। अब से हम अपने अपने रास्ते चलेंगे।
मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम्हें वह शांति और पश्चाताप मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, लेकिन वह जिम्मेदारी अब मेरी नहीं है। संतोष की मदद से यशोदा जी ने अपना घर फिर से संवारा। उन्होंने उन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जिन्हें करण और सीमा ने नजरअंदाज कर दिया था। हर कोना फिर से उस प्यार और मेहनत से भर गया जिसने हमेशा इस घर को खास बनाया था। दीवारें जो कभी आंसू और दर्द की गवाह थीं, अब शांति और स्वागत का एहसास कराती थीं। यशोदा जी ने फिर से आलू के पराठे बनाना शुरू कर दिया। इस बार यह उनके लिए बोझ नहीं बल्कि खुशी का स्रोत था। हर बार जब वह आलू के पराठे बनाती तो उन्हें लगता कि वह अपनी कहानी का एक नया अध्याय लिख रही हो। उनके पड़ोसी जो उनकी ताकत से प्रेरित थे, अब न केवल आलू के पराठे खरीदने बल्कि उनके साथ समय बिताने भी आते थे। दादी, आप हम सबके लिए प्रेरणा हैं, एक पड़ोसी ने आलू के पराठे लेते हुए कहा। आपने हमें सिखाया कि जीवन में किसी भी कठिनाई को सहने और उस पर विजय पाने की शक्ति हम में है। संतोष, जो अब सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि परिवार की तरह बन गए थे, हमेशा उनके साथ रहते थे। जिन परिस्थितियों का आपने सामना किया वे हर कोई नहीं झेल सकता, फिर भी आप आज यहां हैं, दिल में प्रेम और लगन के साथ। यह वास्तव में सराहनीय है, संतोष ने कहा। रात में जब यशोदा जी तारों भरे आकाश को देख रही थीं, तो उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में फिर से खुशी लौटेगी, लेकिन आज मुझे लगता है कि जीने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। सही लोगों का प्यार और समर्थन सब कुछ बदल सकता है। ताजे आलू पराठों की महक से भरे अपने घर में यशोदा जी ने मुस्कान के साथ कृतज्ञता व्यक्त की। वह जानती थीं कि हर बलिदान और संघर्ष ने उन्हें वह मजबूत और जुझारू महिला बनाया है जो वह आज है। माता पिता हमारे जीवन की नींव है। उनके त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका सम्मान करना और उनकी देखभाल करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। स्वार्थ और लालच के कारण उन रिश्तों को कभी न तोड़ें जो प्यार और विश्वास की नींव पर टिके हैं। याद रखें कि जीवन में पैसा और सुख सुविधाएं क्षणिक हैं, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद और उनके साथ बिताया गया समय अनमोल है। उनके संघर्ष और प्यार को समझें और उनका समर्थन करें, ताकि आप अपने बच्चों के सामने गर्व से सिर उठा सकें। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास, सम्मान और प्यार सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे परिवार के साथ। यशोदा जी का संघर्ष यह स्पष्ट करता है कि जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। हालांकि करण और सीमा ने उन्हें धोखा दिया, यशोदा जी ने अपनी ताकत और आत्मविश्वास से न केवल अपना घर वापस पाया बल्कि अपने आत्मसम्मान और गरिमा को भी बचाया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें सच्चाई का सामना करना पड़ता है और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि अगर हम दूसरों का समर्थन करते हैं तो कभी कभी हमें खुद भी उनकी मदद की जरूरत होती है, जैसे यशोदा जी को संतोष से मिला समर्थन। अंततः यह कहानी हमें समझाती है कि सबसे बड़ी संपत्ति हमारे रिश्ते और हमारे परिवार के साथ बिताया गया समय है। अगर हम अपने परिवार के साथ खड़े रहें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।